जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। 4 दिन से एक ऑपरेशन चल रहा है। 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन एक चिंता भी है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ऑपरेशन अखाल में अब तक क्या क्या हुआ है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और थर्मल कैमरों के जरिए कैसे आतंकियों को घेरा जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि आतंकियों के पास इतना गोला बारूद आया कहां से कि 4 दिनों तक ऑपरेशन चल ही रहा है। सुरक्षा बलों और एजेंसियों को क्या करने की ज़रूरत है, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बात पहलगाम के आतंकियों की भी होगी। उनके पाकिस्तान से सीधे तार जोड़ते कौन से सबूत सामने आए हैं और भारत कैसे इसके जरिए पड़ोसी को पूरी तरह बेनकाब कर सकता है, ये भी बताएंगे। शो में जिक्र हिंद के युवा तुर्कों का भी होगा, जिन्होंने 7 समंदर पार अपनी मेहनत और लगन से एक नया इतिहास लिखा है। सिराज और कृष्णा की जोड़ी ने ओवल में वो कर दिखाया जिसके लिए करोड़ों करोड़ भारतीय प्रार्थनाएं कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भले ही ड्रॉ हुई, लेकिन संदेश दूरगामी है, यही कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने और अंत तक हिम्मत न हारने में। राहुल गांधी को एक पुराने बयान पर कौन सी वार्निंग दी गई है, और दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में सांसद के साथ छिनैती की घटना ने कैसे एक साथ हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। बात 10 दिशाओं का गुरु कहलाने वाले उस शख्स की भी होगी जिसका जाना एक राज्य में निर्वात छोड़ गया है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bector, Sharda University and Sensodyne K. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. 4 अगस्त की बारिश भरी दोपहर भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए कुछ आस भरा सूरज लाई है। 5 मैचों की तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज अंततः 2-2 पर ड्रॉ छूटी और ये सब कुछ तय करने वाले ओवल के आखिरी टेस्ट में हम जीत गए। इस एक वाक्य को बोलने की उम्मीद में कई करोड़ होठ बीती शाम से प्रार्थनाएं बुदबुदा रहे थे, और बुदबुदाते होठों को बंद मुट्ठियों के साथ खुशी की हुंकार मिली मोहम्मद सिराज के एक यॉर्कर से। वो यॉर्कर जिसने अगले 1 दशक के लिए इस युवा टीम में भरोसा भर दिया, भरोसा कि वो किसी भी मुल्क की किसी भी ज़मीन पर जाकर जीत सकते हैं। चौथी इनिंग में 373 रन डिफेंड करने उतरी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 367 रनों पर रोक दिया। इस वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स जैसी जीत के लिए भारतीय खिलाड़ियों को, आपको और हम सबको बधाई। ये कारवां यूं ही चलता रहे। अब बड़ी खबर की बारी का। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. बख्तरबंद गाड़ियां, घने जंगल में विस्फोटक गिराते ड्रोन और शूटिंग गन से लैस हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 1 अगस्त से शुरू हुआ ऑपरेशन अखाल अभी भी जारी है। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके नाम हैं हारिस नजीर डार, कच्ची पोरा पुलवामा का रहने वाला था, आदिल रहमान आराम पोरा सोपोर का रहने वाला था, और जाकिर अहमद गनी मुतलहमा कुलगाम का रहने वाला था। यानी अभी तक की जानकारियों की माने तो ये तीनों ही आतंकी लोकल टेररिस्ट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त के दिन खुफिया इंटेल मिली। पहले पता चला कि 2 से 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं, फिर ये आंकड़ा बढ़कर 5 से 7 का बताया गया। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि ऑपरेशन को बेहतरी से समझ सकें। 1 अगस्त को इंटेल मिलते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकियों ने गोलीबारी की, सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। 1 अगस्त की रात को ऑपरेशन रोकना पड़ा। घने जंगल में आतंकियों को स्पॉट करना मुश्किल हो रहा था। 2 अगस्त को थर्मल कैमरा यूज किए गए, ड्रोन डिप्लॉयमेंट हुआ और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाए गए। 2 अगस्त के दिन 2 आतंकियों को ढेर किए जाने की पुष्टि हुई। 1 जवान भी घायल हुआ। ऑपरेशन जारी रहा। 2 अगस्त की रात को जंगल में धमाके सुने गए, रुक रुक कर गोलीबारी भी होती रही। 3 अगस्त की सुबह एक और आतंकी को मारे जाने की पुष्टि हुई, खबर सामने आई। 3 अगस्त को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया।
और 4 अगस्त का स्टेटस ये है कि भले ही घने जंगल में ऑपरेशन चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा हो, रात में ऑपरेशन करना एक और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा हो, खासकर पहाड़ियों और जंगलों में, लेकिन सुरक्षा बल शिकंजा कसते जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स पे चलें, लेकिन उसके पहले आप नक्शे पर देख सकते हैं कुलगाम का अखाल इलाका कहाँ पड़ता है। ये साउथ कश्मीर यानी कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाला इलाका है। दरअसल कश्मीर का जो दक्षिणी इलाका है, जिसको हम साउथ कश्मीर कहते हैं, वो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना रहा। आतंकवाद की जद में रहा, घटनाएं होती रहीं। कुलगाम भी इसी इलाके में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों ने इसी इलाके में 2 टेरर हाइडआउट्स खोज निकाले हैं। अच्छा खासा सूखा राशन, ड्राई फ्रूट्स और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इलाके में ऐसे और भी हाइडआउट्स मौजूद हैं जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs के जरिए मेंटेन किया जा रहा है। पहलगाम में जब अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद घाटी में और जम्मू वाले इलाके में इन OGWs पे शिकंजा कसा गया है। कई सारे पॉसिबल OGWs और रिपोर्टेड OGWs को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन भारी मात्रा में गोला बारूद की बरामदगी चिंता तो बढ़ाती है। एक्सपर्ट से हम इस पर और इनसाइट्स लेते हैं। अभी जाहिर सी बात है, लोग सोचते हैं कि ये एनकाउंटर इतने दिन क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है इस एनकाउंटर के लिए। और इसकी एक वजह ये है कि पिछले कुछ महीनों में आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले जो थे वो बिल्टअप एरियाज़ यानी शहरों में आके छुपते थे और उनको बहुत ही जल्दी पकड़ा जाता था, उनका खात्मा हो जाता था। लेकिन अब हमें जो देखने को मिला है पिछले 1-2 साल में, उन्होंने अपनी जो पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो बदल दी है। वो ज़्यादातर अब जंगलों में छुपते हैं, ऐसे घने जंगलों में छुपते हैं, जैसे कि ये अकाल फॉरेस्ट है, बहुत ही एक घना जंगल है। ये श्रीनगर के पास वाली जो दाचीगाम फॉरेस्ट है, उससे भी एक घना जंगल है। और ऐसे जंगलों में जब आप एंटर करते हो तो बहुत कम विजिबिलिटी होती है, 2-3 मीटर की विजिबिलिटी होती है। बहुत ही डेंस जंगल है और आतंकवादियों को भी ये मालूम है, इसीलिए वो वहाँ छुपते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी एकदम सतर्क हो गए हैं ऐसी रणनीति को लेके, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पिछले कुछ ऑपरेशंस में हमने देखा था कि जैसे कि डोडा में, कि जब उन्होंने ऐसे जंगली इलाके में एंटर किया तो आतंकवादियों ने उनको एम्बुश किया, कई जवानों को मारा था उन्होंने। इसीलिए इस सिनारियो से बचने के लिए वो एकदम बहुत ही सोच समझकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये आतंकवादी जो है बहुत अपनी जो एम्युनिशन है वो कंजर्व करते हैं, बहुत ही कम गोलियां चलाते हैं और वो हमेशा मूव करते रहेंगे। तो ये जो है एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जैसे कि नॉर्मली हम प्लेन्स में देखते हैं या अर्बन एरियाज़ में जो देखते हैं, जिस तरह से कुछ ही घंटों में एक ऑपरेशन ख़त्म होता है। फॉरेस्टेड एरियाज़ में, ये घने जंगलों में जो मिलिट्री ऑपरेशंस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें ट्रूप्स डिप्लॉय करने होते हैं, चाहे वो CRPF हो या स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हो या इंडियन आर्मी हो या फिर पैरा SF ट्रूप्स हो। उनको बहुत सारे जगहों पे उनको डिप्लॉय किया जाता है। सारे एंट्रीज, एग्जिट पॉइंट सब उसको ब्लॉक करते हैं और फिर धीरे धीरे वो एडवांस करते हैं ताकि वो टेररिस्ट के जो एम्बुश साइट्स है उनको रेके करके वो प्रोसीड करते हैं। तो इसीलिए बहुत ही एक सोच समझ के वो ऑपरेशंस कर रहे हैं और इसीलिए इसी वजह से इसे 3-4 और ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि ये मेन जो पॉइंट है, पाकिस्तान समझ चुका है कि वो अब जो है बिल्टअप एरियाज़ यानी शहरों में वो उन्हें कोई पनाह नहीं देगा और उनके पकड़े जाने के बहुत चांसेस है। इसीलिए उन्होंने कई महीनों से अब स्पेशल एक ट्रेनिंग दे के अपने आतंकवादियों को भेजने लगा है। वो जिस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सक्षम या फिर जंगल वॉरफेयर में जो सक्षम जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इस तरह के स्पेशल फोर्सेस आप कह सकते हैं एक स्पेशली ट्रेंड आतंकवादी भेज रहे हैं। इसके अलावा सोर्सेस के जरिए आ रहे इनपुट्स की माने तो अखाल के जंगलों में जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, इस समय वहां पे मौजूद जो आतंकी हैं वो सैंडविच पोजीशन में है, यानी हर तरफ से सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा हुआ है। जो इनपुट्स ये भी दावा कर रहे हैं, कई सारे इनपुट्स, कि एक फायरिंग के बदले सुरक्षा बलों की ओर से 10 से 50 फायर किए जा रहे हैं ताकि
डोमिनेशन की नीति पे काम किया जा सके। बात आतंक पर शिकंजे की हो रही है तो एक और जरूरी अपडेट आपको देते हैं। आपको याद होगा कि 28 जुलाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मार गिराए थे, सुलेमान, हमजा और जिब्रान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों को पाकिस्तानी बताया था। अब एक सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी ने इस संबंध में कुछ और जानकारियां दी हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सबूतों से पुष्ट हो चुका है कि तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। दरअसल इन आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी समेत अन्य सामान मिले थे। सुरक्षा एजेंसी ने इन सबूतों को पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नाडरा से मैच किया। आतंकियों के वोटर आईडी, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी डिटेल से मैच हो गए। इनमें सैटेलाइट फोन और जीपीएस डेटा भी शामिल है। थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसको। आतंकियों के फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान और परिवार से जुड़ी जानकारियां नाडरा के डेटा से मैच हुई हैं। 2 आतंकियों से जुड़ी जानकारियां लाहौर और गुजरावाला की वोटर लिस्ट से मैच हुई हैं। आतंकियों के सैटेलाइट फोन का डिजिटल डेटा जैसे IMEI वगैरह भी मैच हुआ है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स के रैपर मिले हैं। इन चॉकलेट्स को मई 2024 में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में एक्सपोर्ट किया गया था, ऐसा खबरें बताती हैं। पहलगाम हमले के दौरान चली गोलियों के खाली कारतूस एनकाउंटर के बाद बरामद राइफल से भी मैच हुए थे। ये पहले के अपडेट हैं। एक खून से सनी शर्ट से मिले डीएनए सैंपल्स आतंकियों के डीएनए से भी मैच हुए हैं। कुछ और जानकारियां भी सामने आई हैं। मसलन इन आतंकियों ने मई 2022 में घुसपैठ की थी। ये गुरेज सेक्टर से दाखिल होते हुए घाटी के बीच वाले हिस्से तक पहुंचे थे और घाटी में हुई कई आतंकी घटनाओं में सीधे तौर पे शामिल थे। इनके पास से जो डिवाइस मिले हैं उनकी जीपीएस पोजीशन पहलगाम हमले के दौरान फायरिंग पोजीशन से मैच हुई है। सैटेलाइट फोन के रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि हमले से एक रात पहले इन्होंने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क साधा था। वॉइस एनालिसिस में साजिद सैफुल्ला का नाम सामने आ रहा है। साजिद लश्कर का कमांडर है। यह भी पता चला है कि लश्कर का एक दूसरा कमांडर रिजवान अनीस 29 जुलाई के दिन, बीती 29 जुलाई को आतंकियों के घर गया था नमाज जनाजा के लिए। दरअसल पाकिस्तान लगातार पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता रहा है। वहां के नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि भारत झूठा इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों को भी यही संदेश देने की कोशिश की है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी। ऐसे में नई जानकारियां भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की कहानी लिख सकती हैं। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। अब सुर्खियां। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली सुर्खी, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। मामला लगभग 2 साल पुराना है। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी पर आरोप लगा उस समय कि उनकी एक टिप्पणी भारतीय सेना के लिए अपमानजनक थी। टिप्पणी भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए टकराव के बारे में थी। बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। राहुल ने इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने राहुल गांधी को वार्निंग दी है कि वे ऐसे मुद्दों को संसद में उठाएं, न कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करें। कोर्ट ने पूछा कि उनके बयान किसी विश्वसनीय जानकारी पर आधारित हैं या नहीं। बेंच ने यह भी पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया? क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा जब सीमा पे टकराव हो। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं उठाते? सिर्फ इसलिए कि आपके पास बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। राहुल गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने कहा कि राहुल के बयान के आधार पर कोई तीसरा व्यक्ति मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता। उन्होंने दलील दी कि अगर कोई विपक्ष का नेता यह सवाल उठा नहीं सकता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए लोअर कोर्ट में मानहानि मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की है, मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है
की सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संघर्ष होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन 2000 किलोमीटर 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से मानहानि की याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदय श्रीवास्तव बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के पूर्व निदेशक हैं, जिनकी रैंक सेना के कर्नल के बराबर है। लखनऊ की अदालत के मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राहुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया था। अब अगली सुर्खी में बात दिल्ली में हुई छिनैती की। क्या आम क्या खास, चोरों की नजर में सब बराबर हैं। दिल्ली का चाणक्यपुरी तमाम दूतावासों और VVIPों का ठिकाना, एकदम टाइट सिक्योरिटी वाला इलाका। सुबह करीब 6 बजे का वक्त, 4 अगस्त का दिन। तमिलनाडु की महिला दुगरई सीट से सांसद कांग्रेस की नेता सुधा रामाकृष्णन और DMK सांसद रजनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। तभी सामने से एक स्कूटी सवार सांसद सुधा के पास पहुंचा। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने सांसद सुधा के गले में पड़ी सोने की चेन खींची, छीन लिया और चलते बना। सांसद की गर्दन में चोट भी आई। दोनों सांसद मदद के लिए गुहार लगाती रहीं। इस दौरान उन्हें गश्त पर निकली दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी दिखी, जिससे उन्होंने शिकायत की। इसके बाद उन्होंने चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई। सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने यही सवाल उठाए हैं जो वो घटना सुनकर हमारे और आपके मन में आता है। सांसद सुधा ने लिखा कि अगर एक महिला दिल्ली के इस हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में सुरक्षित नहीं चल सकती तो वो और कहां सुरक्षित महसूस करेगी। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें हॉस्पिटल लेकर गईं और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस भी लेकर गईं। स्पीकर ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। We are very cautiously walking very close to a platform, not mid of the road. He came opposite side, so we thought we'll give the space to him to go. Then when we move, he came near to me and pulled my chain and tore my clothes. He taken and is slowly moving. I want to rescue my dress. That's why I'm not bothered about my chain. Then he snatched, he left immediately. Then I shouted, hey, he theft my chain, theft my chain. Everybody was there on the road, but nobody is ready to come and rescue me. That is a shock to me. 2 women are shouting, nobody is rescuing. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने चेन स्नैचर को पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा टीमें लगाई हैं। CCTV कैमरों की छानबीन की जा रही है। डंप डेटा भी खंगाला जा रहा है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है तो आला अधिकारी खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करेंगे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की। 2-2 से ड्रॉ हुई इस सीरीज का क्या हासिल रहा, न्यूज रूम से सुनते हैं। पहले से तय था कि बुमराह इस मैच में नहीं खेलेंगे, यानी फिर से वही कि ऑन पेपर हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो कमज़ोर लग रही थी। लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच में 6 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज बराबर कर ली। अब इस मैच को याद क्यों रखा जाएगा? तो इस मैच को याद रखा जाएगा सिराज की शानदार बॉलिंग के लिए, आकाशदीप की वो पारी जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बैटिंग में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे और उन्होंने वैसी पारी खेली जिसने जेसन गिलेस्पी की याद दिला दी थी हमें। भले ही 65 रन थे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए आगे चलकर। और इसके बाद यशस्वी का शतक आया था इस मैच में। और इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने भी जिस तरीके की पारी खेली थी, तेज तर्रार पारी खेली थी, वो सब टीम इंडिया के काम आई। साथ ही उस मोमेंट के लिए भी जिसने हमें 2005 के एशेज टेस्ट में इंग्लैंड के 2 रनों वाली जीत की याद दिला दी थी। जी हाँ, वही मैच जिसमें स्टीव हार्मिसन और एंड्रू फ्लिंटॉफ की बेहतरीन बॉलिंग के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम उस मैच को हार गई थी। माइकल कास्प्रोविच ने पीछे कैच दे दिया था।
ओवरऑल इस सीरीज़ की बात करें तो ट्रांजिशन फेज में हमें टीम इंडिया की तरफ से इस मैच में दमदार खेल देखने को मिला, पूरी सीरीज़ में दमदार खेल देखने को मिला। कोहली, रोहित और अश्विन के रिटायरमेंट के बाद ये टीम कहीं से भी कमज़ोर नहीं लगी, क्योंकि पूरे मतलब अगर आप देख लें तो ये स्कोर कार्ड जो हमें यहाँ पे देखने को मिला 2-2 का, वो कहीं ना कहीं 4-0 भी हो सकता था, 4-0 भी हो सकता था। ऐसे में अब आने वाले समय में ये टीम किसी भी विरोधी टीम को उनके घर में पटकने का मादा रखती है। शुभमन गिल की कप्तानी, जिस पे लगातार शक था, जब उनको कप्तानी दी गई थी तो काफ़ी सवाल उठे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि शुभमन गिल अब टीम को लीड करने के लिए तैयार हैं। जब इंग्लैंड, जहाँ की कंडीशन में लगातार हम लोग को स्ट्रगल करना होता है, वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके की कप्तानी की है, तो उसके बाद अब हमें लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या सेना कंट्रीज़ जो है, न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी अच्छी कप्तानी कर सकते हैं। और अपने घर पे तो टेस्ट क्रिकेट में हम लोग अच्छा खेलते ही हैं, तो वहाँ हम लोग फिर से उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल से ऐसी कप्तानी देखेंगे जैसा हम कभी विराट कोहली से देखा करते थे। अगली सुर्खी में बात शिबू सोरेन की। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे शिबू सोरेन का 81 साल की आयु में 4 अगस्त को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। झारखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। इसी समय शिबू सोरेन को दिशोम गुरु का उपनाम भी मिला। दिशोम गुरु का अर्थ होता है दसों दिशाओं के गुरु। ये उपाधि उन्हें संथालियों ने दी थी। शिबू सोरेन के बारे में जानने को बहुत कुछ है। एक लड़का जिसके पिता की एक सुबह हत्या कर दी गई क्योंकि वे महाजनों की ज़्यादा सूद वसूलने की मक्कारी का विरोध कर रहे थे। एक नेता जिसने झारखंड राज्य की लड़ाई सबसे मजबूती से लड़ी, जिसे कभी सीएम का कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। ये कसक आगे चलकर उनके बेटे हेमंत सोरेन ने पूरी की। उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी तरफ से 2 किताबें पढ़ सकते हैं। अनुज कुमार सिन्हा की 2 किताबें ज़रूर पढ़िए। एक है दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दूसरी है झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।